गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे करिकुलम डेवलपमेंट फॉर चिल्ड्रन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में कि किस तरीके से पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के लिए, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। सो अगर इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो करिकुलम जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एजुकेशन के क्षेत्र में, और कोई भी एजुकेशन बिना पाठ्यक्रम के कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो पाठ्यक्रम एक महत्वपूर्ण, और बल्कि ये भी कहा जाता है कि पाठ्यक्रम जो है वो एक बैकबोन है, एक मेरुदंड है किसी भी शिक्षा के क्षेत्र का। और समाज के या किसी भी पाठ्यक्रम के शिक्षा के जो भी उद्देश्य हैं, जो उसके आदर्श हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो पाठ्यक्रम में समाहित होती हैं। सो पाठ्यक्रम किस तरीके से पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, कहाँ पढ़ाना है, किसको पढ़ाना है और किसने पढ़ाना है, किस तरीके से उसका इवैल्यूएशन होना है, किस तरीके से उसका मूल्यांकन होना है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो पाठ्यक्रम का हिस्सा है। अगर ओरिजिन के बारे में बात करें कि पाठ्यक्रम जो जो ये वर्ड, जो इंग्लिश वर्ड है करिकुलम, वो करिकुलम वर्ड कहाँ से आया है? तो ये एक लैटिन वर्ड करेर से आया है, जिसका अर्थ है रनवे या फिर रेस कोर्स। सो रनवे पे आप देखते हैं, रनवे का मतलब होता है कि जहाँ से एरोप्लेन टेक ऑफ करता है, और रेस कोर्स का मतलब होता है जहाँ की घोड़ों की दौड़ होती है। तो अगर सरल शब्दों में कहें, आसान शब्दों में कहें, तो एक पाठ्यक्रम क्या है? पाठ्यक्रम हमारे एक एक छात्र के जीवन में एक एक पंख देने का काम करता है, उसकी उड़ान भरने में उसको मदद करता है। सो ये लैटिन वर्ड का ओरिजिन है करियर वर्ड से, जिसका मतलब है कि रनवे या फिर रेस कोर्स। पाठ्यक्रम एक इंस्ट्रक्शनल और एजुकेटिव प्रोग्राम भी है, जिसके माध्यम से स्टूडेंट्स अपने गोल्स को, अपने एस्पिरेशंस को, अपने और सोसाइटीज के एक्सपेक्टेशंस को भी अचीव करते हैं। सो पाठ्यक्रम सिर्फ शिक्षा के लिए नहीं है, बल्कि समाज की जो अपेक्षाएं हैं, समाज की जो डिमांड्स हैं, उसको भी ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। अगर डेफिनेशन के बारे में बात करें कि करिकुलम का, वैसे तो बहुत सारी परिभाषाएं हैं पाठ्यक्रम के बारे में, और बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे शिक्षाविदों ने, बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने दिया है। लेकिन एक जो परिभाषा है, जो मुझे लगता है कि बहुत ही सरल है और बहुत आसान है, और वो परिभाषा दिया है कनिंघम ने। और कनिंघम ने कहा है कि करिकुलम इज द टूल इन द हैंड्स ऑफ द आर्टिस्ट टू मोल्ड हिज मटेरियल अकॉर्डिंग टू हिज आइडियाज इन हिज स्टूडियो। तो यहाँ पर कनिंघम ने आर्टिस्ट का मतलब बताया है कि आर्टिस्ट यहाँ पे कौन है? टीचर है। जो शिक्षक है वो आर्टिस्ट है, और जो स्टूडेंट है वो उसका मटेरियल है। तो जैसे शिक्षक चाहता है उसको मोल्ड करता है, किसके, कहाँ, कैसे? जो पाठ्यक्रम के ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख कर करके, और कहाँ पे? क्लासरूम में या फिर स्कूल में। तो ये एक बहुत ही आसान और बहुत ही संक्षेप में भी कह सकते हैं और विस्तृत भी कह सकते हैं। ये एक परिभाषा जो है कि पाठ्यक्रम को वास्तविक रूप में किस तरीके से पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए, वो उसको कनिंघम ने परिभाषित करने का प्रयास किया है। सो अगर करिकुलम फॉर चिल्ड्रन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में बात करें कि करिकुलम जो है, पाठ्यक्रम जो है, अब आपको पता है कि जो हमारे बौद्धिक दिव्यांग बच्चे हैं, ये डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब बनने में बहुत सक्षम नहीं है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें इनको कामयाब किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो पाठ्यक्रम का जो मेन उद्देश्य है, वो 3 जो महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, जिसके लिए कि पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के लिए। और जो हमारा पाठ्यक्रम है वो 3 क्षेत्रों को फ़ोकस कर कर के बनाया जाता है। सो पहला है पर्सनल एडुकेसी, मतलब यह है कि सबसे पहले तो यह है कि एक बौद्धिक दिव्यांग बच्चा अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलाप में आत्मनिर्भर हो। हम सब लोग अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलाप अपने बड़ों को देख करके सीख लेते हैं, लेकिन बौद्धिक दिव्यांग बच्चे, जिनका कि आईक्यू कम होता है, इस कारण से वो लोग इन सब चीज़ों को उतनी आसानी से नहीं सीख पाते, जितनी आसानी से बाकी लोग सीख लेते हैं। तो उन लोगों को ये चीज़ सिखाने के लिए भी पाठ्यक्रम की आवश्यकता पड़ती है। सो पहला है पर्सनल एडुकेसी, दूसरा है सोशल कॉम्पिटेंस। समाज की अपनी अपेक्षाएं हैं, समाज की अपनी डिमांड्स हैं, समाज की अपने नॉर्म्स हैं, समाज के अपने कंडीशंस हैं। वो सब चीज़ें भी एक बौद्धिक दिव्यांग बच्चे को समझने में सामान्य लोगों के तुलना में कठिनाई होती है। तो इन लोगों को हमें ये चीज़ भी सिखाना होता है। तो दूसरा जो एरिया है वो है सोशल कॉम्पिटेंस।
और तीसरा है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। हम सब लोग अपने जीवन में आत्मनिर्भर होते हैं, तभी हमारी समाज में, सोसाइटी में, परिवार में हमारी मांग होती है, हमारी पूछ होती है। ठीक वैसे ही एक बौद्धिक दिव्यांग बच्चा भी, उसको भी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस चाहिए। तो सबसे पहले उसको अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलाप में आत्मनिर्भर होना है। सोसाइटल जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसके ऊपर उसको ठीक से रहना है, सोसाइटी के नीड्स को, सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं उसको समझना है। और तीसरा जो है, जो महत्वपूर्ण है, वो है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। सो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के लिए अगर आप देखेंगे तो भारत सरकार ने ऐसा बहुत सारा ट्रेनिंग वगैरह, जैसे स्किल डेवलपमेंट वगैरह है, वो सब शुरू किया है, जिसके माध्यम से बौद्धिक दिव्यांग लोग आत्मनिर्भर हो रहे हैं। अपने अब सिर्फ अपना ही जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि अपने बहुत सारे बौद्धिक दिव्यांग जो है भाई बहन हैं, जो कि अपने माता पिता का भी देखभाल कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि उन्होंने इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को अचीव किया है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को जो है वो हासिल किया है। कैसे? स्किल ट्रेनिंग से, वोकेशनल ट्रेनिंग से। तो ये तीन जो है महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और हमारा जो पाठ्यक्रम है विशेष शिक्षा के क्षेत्र में बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के लिए इन तीन क्षेत्रों को ध्यान में रख करके बनाया जाता है। लेकिन ये पाठ्यक्रम ऐसे नहीं है कि इसको, हालांकि ये तीन एरियाज तो हैं जिनको तीन फोकस कर करके बनाना है, लेकिन इसके कुछ अपने सिद्धांत हैं। सो पाठ्यक्रम बनाने के लिए हमारे पास इसका ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सिद्धांत बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के लिए है। इसका इस्तेमाल जो है सामान्य शिक्षा में भी किया जाता है, लेकिन अभी हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो विशेष शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो पहला जो प्रिंसिपल है वो है गोल ओरिएंटेड। सो सबसे पहले तो यह है कि पाठ्यक्रम जो है लक्ष्य आधारित होना चाहिए। इट हैज टू बी अ गोल ओरिएंटेड। सो अगर कोई पाठ्यक्रम जिसका कोई लक्ष्य नहीं है तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, वो उसका परिणाम अच्छा नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले उसको गोल ओरिएंटेड होना है। दूसरा, एज और लेवल अप्रोप्रिएट। सो एज और लेवल अप्रोप्रिएट की बात करेंगे तो देखिए, जैसे पाठ्यक्रम हम लोग अपने बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के लिए बनाते हैं, सो प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, प्री वोकेशनल और वोकेशनल। सो ये चार अलग अलग श्रेणियों में ऐसे बनाया जाता है। सो जो पाठ्यक्रम हम, जैसे हम एज अप्रोप्रिएट की बात कर रहे हैं, जैसे 3 to 6 है हमारा प्री प्राइमरी। सो जो पाठ्यक्रम हम प्री प्राइमरी के लिए बना रहे हैं वही पाठ्यक्रम सेकेंडरी के लिए इस्तेमाल करने लायक नहीं हो सकता है, जिसका कि एज ग्रुप 11 से 14 है। सो जब भी हम पाठ्यक्रम बनाएं तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि एज अप्रोप्रिएट हो। दूसरा, लेवल अप्रोप्रिएट। सो बौद्धिक दिव्यांग बच्चों का जो लेवल की यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो हम आईक्यू की बात कर रहे हैं, जो कि माइल्ड से शुरू होकर के प्रोफाउंड तक जाता है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। तो इस तरीके से चार श्रेणियों में जो है उनका वर्गीकरण किया गया, उनको उनके आईक्यू को क्लासिफाई किया गया है। तो जब हम बना रहे हैं पाठ्यक्रम तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो पाठ्यक्रम हम माइल्ड कैटेगरी के लिए बना रहे हैं वही पाठ्यक्रम सीवियर और प्रोफाउंड के लिए कारगर नहीं होगा। तो जब हम पाठ्यक्रम बनाएं तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि पाठ्यक्रम किस लेवल के बच्चे के लिए बना रहे हैं, किस आयु के बच्चे के लिए बना रहे हैं, तभी पाठ्यक्रम सफल हो पाएगा। तीसरा है नीड बेस्ड। पाठ्यक्रम हमें अपने हिसाब से नहीं बनाना है, क्योंकि हम शिक्षक हैं, हमने उसका असेसमेंट किया, हमने उसका आकलन किया और आकलन के आधार पर हमने उसके लिए पाठ्यक्रम जो है डिजाइन कर दिया। सो पाठ्यक्रम बनाने के टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये नीड बेस्ड हो। किसके नीड बेस्ड? उस बच्चे के नीड के बेस्ड हो, उस बच्चे के आवश्यकता के आधार पर हो, उस बच्चे के परिवार के आवश्यकता के आधार पर हो। तो जब भी पाठ्यक्रम बनाए तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखें। अगला है कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन का मतलब है कि जब हम पाठ्यक्रम बनाएं तो एक बच्चे के डिग्निटी के, उसके रिस्पेक्ट के, उसका जो कल्चरल डिफरेंसेस है, कल्चरल जो इम्प्लीकेशंस हैं, उसको भी जरूर ध्यान में रख करके बनाएं। ऐसा नहीं कि कोई करिकुलम हम किसी एक कल्चरल कम्युनिटी के लिए बना रहे हैं तो दूसरे के लिए भी वो लागू होगा उतना ही, ये संभव नहीं है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। पाठ्यक्रम अप टू डेट होना चाहिए। सो पाठ्यक्रम हमें, अब इसका ये मतलब नहीं है कि पाठ्यक्रम जो है ट्रेडिशनल अप्रोच को एकदम से खत्म करना है, ट्रेडिशनल भी रखना है लेकिन अप टू डेट रखना है। बहुत ही मोनोटोनस वही पुराना वाला पाठ्यक्रम और जो चीज़ जिस तरीके से सिखाते थे उस तरीके से नहीं। अब आजकल देखिए डिजिटल युग है, ये डिजिटल एरा है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी है और बहुत सारी चीज़ें हैं, इस तरह की चीज़ों को सिखाया जाना चाहिए। अब देखें आजकल हम लोग कई सारे ऐसे बच्चों को देखते हैं, हमारे यहाँ भी अपने सेंटर पर जो है एक बौद्धिक दिव्यांग बच्ची है जो कि कैंटीन चलाती है। वो आसानी से डिजिटल पेमेंट वगैरह ले लेती है, सारा कुछ लेखा जोखा खुद ही करती है। ये सब कैसे हुआ? जब उसके लिए पाठ्यक्रम अप टू डेट बनाया गया, उसका पाठ्यक्रम आज के डिमांड के हिसाब से बनाया गया, तो कारगर रहा। दूसरा है क्रिएटिव। पाठ्यक्रम जो है क्रिएटिव भी होना चाहिए। सो पाठ्यक्रम में सृजनशीलता का स्कोप भारी मात्रा में होना चाहिए। सो अगर कोई भी पाठ्यक्रम अगर क्रिएटिव नहीं है, मोनोटोनस है, वैसे का एक ढर्रे पे चलने वाला है, तो पाठ्यक्रम सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। एक अच्छे पाठ्यक्रम का मतलब है कि वो क्रिएटिव भी हो,
और वो उसमें वैरायटी हो, उसमें बहुत सारी विविधता हो। तो पाठ्यक्रम जब हम बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के लिए बनाएँ तो इस बात को भी ध्यान में रखें। पाठ्यक्रम कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। तो कोई भी पाठ्यक्रम अगर बहुत नैरो है, तो वो पाठ्यक्रम सफल नहीं हो पाएगा। एक अच्छे पाठ्यक्रम की पहचान है कि वो कॉम्प्रिहेंसिव हो। उसमें हमेशा स्कोप हो कि कुछ और बदलाव कर कर के कुछ और किया जा सके। पाठ्यक्रम अभी जैसे हम बात कर रहे थे कंजर्वेशन के बारे में, तो कल्चरल रिलेवेंस के बारे में भी बात करें कि पाठ्यक्रम जब भी बनाएँ तो कल्चरल रिलेवेंस को ध्यान में रख कर के बनाएँ। तो जो पाठ्यक्रम हम बना रहे हैं वो डिफरेंट कम्युनिटी के लिए है, डिफरेंट कल्चर के लिए है, तो उस बात को ज़रूर ध्यान में रखें और उसके हिसाब से पाठ्यक्रम को डिज़ाइन करें। पाठ्यक्रम फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि पाठ्यक्रम में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि पाठ्यक्रम कब शुरू करना है, कैसे शुरू करना है, कहाँ पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और कब उसका आकलन करना है, कब उसका मूल्यांकन करना है। अगर इसमें थोड़ा बहुत अगर बदलाव करने की अगर आवश्यकता पड़े, तो बदलाव किया जा सके। अगर पाठ्यक्रम बहुत रिजिड रहेगा, तो सफल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए एक अच्छे पाठ्यक्रम के लिए उसमें फ्लेक्सिबिलिटी का होना बहुत अनिवार्य है। तो एक अच्छा पाठ्यक्रम तभी होगा जब उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में। चाहे वो किसको पढ़ाना है, अगर इसी टीचर ने पढ़ाना है, अगर वो टीचर नहीं है, कोई और टीचर आके पढ़ा रहे हैं, तो वो बदलाव का वो इस तरह के फ्लेक्सिबिलिटी को एकोमोडेट करने का स्कोप अवश्य होना चाहिए। अगर बात करें डोमेन्स का कि क्षेत्र कौन-कौन से हैं पाठ्यक्रम के लिए, बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के लिए, तो आमतौर पर चाहे कोई भी एज ग्रुप है, लार्जली ये 5 जो डोमेन्स हैं, जो कि क्षेत्र भी कह सकते हैं, ये 5 क्षेत्रों को ध्यान में रख कर के पाठ्यक्रम बनाया जाता है बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के लिए। सो पहला है पर्सनल, एक व्यक्ति को सबसे पहले अपने दैनिक जीवन के काम में आत्मनिर्भर होना है। दूसरा है फंक्शनल एकेडमिक्स, तो उसको फंक्शनल रीडिंग आनी चाहिए, फंक्शनल राइटिंग आनी चाहिए, फंक्शनल अरिथमेटिक आना चाहिए, जिससे कि बेसिक कैलकुलेशन कर सके। फंक्शनल रीडिंग में वो जैसे बस स्टैंड है, ऑटो स्टैंड है, हॉस्पिटल है, पोस्ट ऑफिस है, स्कूल है, रेलवे स्टेशन है, इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको पढ़ सके। सो फंक्शनल रीडिंग है उसमें। अगर कहीं खतरा वगैरह है, कहीं डेंजर लिखा हुआ है, तो उन चीज़ों को पढ़ सके। जो टॉयलेट है, पब्लिक टॉयलेट है, सो उस पे लेडीज जेंट्स लिखा हुआ है, उसको पढ़ सके। सो इसके लिए फंक्शनल रीडिंग, फंक्शनल राइटिंग, अपना नाम लिखना, अपना पता लिखना, अपना मोबाइल नंबर लिखना या और कुछ जो हो सकता है, ठीक है? अपने पिताजी का नाम, अपने पिताजी का मोबाइल नंबर और अगर कुछ कहा जा सके, अगर कहीं काम के लिए उसको हम प्लान कर रहे हैं कि कहीं उसको काम पे जाना है, तो उसको एक निवेदन पत्र, आवेदन पत्र लिखने आना चाहिए, ठीक है? कहीं काम के लिए अप्लाई करना है, तो आवेदन पत्र उसको अप्लाई करने लिखना आना चाहिए। अगर वो कहीं काम करने लगा है, तो उसको अगर छुट्टी चाहिए, तो उसको निवेदन लिखने आना चाहिए। सो आता है हमारा फंक्शनल रीडिंग और राइटिंग। जो मैं पहले कह चुका था कि फंक्शन जो अरिथमेटिक है, उसमें आता है कि बेसिक कैलकुलेशंस। तो बेसिक कैलकुलेशंस भी ज़रूरी है। तीसरा है सोशल। सो सामाजिक जो उसके जो कौशल हैं, उसमें भी उसको आना चाहिए कि एक महिला पुरुष के साथ कितनी दूरी पे रह कर के उससे बात करना है, किस तरह का बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है, अपनी बारी का इंतज़ार करना है, अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी है, अपने से बड़ों को बैठने के लिए सीट देने की कोशिश करनी है। तो ये बहुत सारे ऐसे टास्क होते हैं जो कि इसमें सोशल में आते हैं। ऑक्यूपेशनल स्किल्स, तो ये जो है जस्ट बिफोर प्री वोकेशनल की बात करता है। ऑक्यूपेशनल स्किल्स एक व्यक्ति को रोजगार से पहले के काम को सिखाने की प्रक्रिया है। तो ऑक्यूपेशनल स्किल जो है वो हमारा 4th डोमेन है। लास्ट में आता है रिक्रिएशनल। तो रिक्रिएशनल जो है वो खाली समय के क्रियाकलाप है, जिसको हम लोग रिक्रिएशनल एंड लीजर टाइम भी बोलते हैं। तो एक बौद्धिक दिव्यांग बच्चे को ये भी पता होना चाहिए कि अगर वो खाली है, अगर उसके पास अभी कुछ करने के लिए नहीं है, तो इस समय का सदुपयोग वो कैसे कर सकता है। तो ये 5 डोमेन्स हैं, जो कि हम बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के लिए जब भी पाठ्यक्रम बनाते हैं, तो इन 5 चीज़ों का ज़रूर ध्यान में रखते हैं। और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम इंक्लूसिव की बात ना करें, अगर विशेष स्कूल की बात करें, तो वहाँ पर यही 5 डोमेन्स लार्जली प्रैक्टिस किए जाते हैं, चाहे कोई भी एज ग्रुप है। लेकिन ये हमारा एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, लेकिन आजकल करंट ट्रेंड में अगर हम लोग बात करें, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि आप उसको सेक्स एजुकेशन के बारे में भी सिखा सकते हैं। जैसे 5 डोमेन्स की हमने बात की, उन 5 डोमेन्स में कहीं भी सेक्स एजुकेशन नहीं है। तो हम लोगों को सेक्स एजुकेशन में उनको बताना है कि मेल क्या होता है, फीमेल क्या होती है, गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है और किस तरीके से अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करना है, किस तरीके से कपड़े पहनने हैं। तो ये सारा जो है सेक्स एजुकेशन का हिस्सा है। दूसरा जो है वो सेल्फ डिटर्मिनेशन, जिसके अंतर्गत सेल्फ एडवोकेसी है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, चॉइस मेकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो जो अभी हमने बात की वो तो बेसिक इंडिपेंडेंस की बात की थी, जो कि उन 5 डोमेन्स में हमने बात की थी। ये जो है बेसिक से ऊपर की बात है। एक व्यक्ति को अपने चॉइस मेकिंग को भी सिखाना चाहिए। एक व्यक्ति को सेल्फ एडवोकेट होना चाहिए।
अपने बारे में अगर अपनी कुछ बात रखनी है तो उसको वो चीज़ सिखाना है। तो वो यहाँ पर ये सारे करंट ट्रेंड्स में आ गया है, जो कि हम लोग आजकल आजकल जो पाठ्यक्रम बनाए जा रहे हैं, उसमें इन सब चीज़ों को सम्मिलित किया जा रहा है कि बच्चे जो है सेल्फ एडवोकेट बन सकें, सेल्फ डिटरमिन हो सकें, अपने चॉइस को खुद बना सकें, अपनी छोटी-छोटी समस्याओं को, बेसिक समस्याओं का समाधान स्वयं कर सकें। लेकिन पाठ्यक्रम बनाते समय कुछ बेसिक कंसिडरेशंस हैं गवर्नमेंट के। सो बेसिक कंसिडरेशंस को हम हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहला है गवर्नमेंट पॉलिसीज़। सो गवर्नमेंट पॉलिसी क्या कहती है उसके हिसाब से पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। आपका कोई पाठ्यक्रम ऐसा तो नहीं है जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के से हट कर के है या अ, उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो उस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। आपकी अपनी स्कूल एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी क्या कहती है, तो उसको ध्यान में रख कर के पाठ्यक्रम बनाना है। आपके पास सपोर्ट सिस्टम क्या है? आप बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक होके कोई पाठ्यक्रम बना लिए लेकिन आपके पास अगर सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल नहीं है, तो पाठ्यक्रम सफल नहीं हो पाएगा। सो पाठ्यक्रम जब बनाएँ, तो इस बात का भी ध्यान रखें कि आपके पास सपोर्ट सिस्टम कितना है। पाठ्यक्रम बनाते समय इस बात का भी ध्यान रखना है कि फैमिली सपोर्ट आपको कितना मिलेगा। क्योंकि आपके पास तो बच्चा 6 से 8 घंटा ही रहना है। विद्यालय में बच्चा जो है सिर्फ़ 6 से 8 घंटा रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा समय वो कहाँ रहेगा? अपने फैमिली में रहेगा, अपने परिवार के लोगों के साथ रहेगा। सो फैमिली का भी जो सपोर्ट है, वो बहुत महत्वपूर्ण है और अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं रहेगा तो हम एक अच्छा पाठ्यक्रम भले बना लें, लेकिन उसका जो एग्ज़ीक्यूशन है, जो उसका क्रियान्वयन है, जो उसका इम्प्लीमेंटेशन है, वो बेहतर नहीं हो सकता है। अगर वो बेहतर नहीं होगा, तो पाठ्यक्रम सुचारू रूप से चल ही नहीं पाएगा। कम्युनिटी रिसोर्सेज, तो आपके पास कम्युनिटी रिसोर्सेज क्या हैं? जो चीज़ आप सिखाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, तो कम्युनिटी के जो रिसोर्सेज हैं, वो कैसे हैं और किस तरीके से उसको वो अवेलेबल हैं और उनका क्या रिस्पॉन्स है, तो उसको भी ध्यान में रख कर के पाठ्यक्रम को बनाना है। टीचर की अपनी कॉम्पिटेंसी क्या है? सो टीचर जो चीज़ सिखाना चाहते हैं, टीचर की अपनी उस क्षेत्र में दक्षता कितनी है? सो अनलेस टीचर जो है उस क्षेत्र में बहुत कॉम्पिटेंट है, बहुत स्किल्ड है, तो तो वो शायद वो अच्छे से बता नहीं सकता है, अच्छे से पढ़ा नहीं सकता है। तो टीचर को इसी तरह का पाठ्यक्रम बनाना है जिस एरिया में उसकी अपनी एक्सपर्टीज़ है, उसकी अपनी उसका अपना एक्सपीरियंस है। स्टूडेंट प्रोफाइल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली ये सबसे पहले आना चाहिए, स्टूडेंट प्रोफाइल। सो लड़का जो है जो स्टूडेंट बना रहे जिस स्टूडेंट के लिए हम पाठ्यक्रम बना रहे हैं, खास करके आईपी जब हम बना रहे हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वो लड़का है या लड़की है। किस तरह के फैमिली बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करता है, किस एरिया से आता है, रूरल से आता है, अर्बन से आता है, सेमी अर्बन से आता है, किस तरह का उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर करके पाठ्यक्रम बनाना चाहिए, तभी पाठ्यक्रम महत्वपूर्ण होगा। स्टूडेंट प्रोफाइल में सीवियरिटी भी शामिल है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, प्रोफाउंड है या कोई और कोमॉर्बिडिटी है, कोई और मेडिकल कंडीशंस है। तो उस बात को भी ध्यान पता चला, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट प्रोफाइल में आपने उसका ठीक से स्टूडेंट प्रोफाइल नहीं बनाया और कोई बच्चा ऐसा है जिसको कि एपिलेप्सी है और आपने उसके लिए आईपी जो है साइकिल चलाना ले लिया। तो आपको तो पता ही नहीं था, आपने स्टूडेंट प्रोफाइल ठीक से मेंटेन नहीं किया या स्टूडेंट प्रोफाइल ठीक से उसका आकलन नहीं किया और आपने उसके लिए गोल जो है साइकिल चलाना ले लिया और पता चला साइकिल चलाते समय अगर उसी टाइम उसको अगर फिट्स आया तो उसके लिए बहुत खतरे की बात हो सकती है। तो इसलिए सबसे पहले आता है स्टूडेंट प्रोफाइल। सो उसमें उसकी जो सिवियरिटी है, उसकी कोमॉर्बिडिटी या और कोई मेडिकल कंडीशंस हैं तो उस बारे में ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। लास्ट में है फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी, तो जो पाठ्यक्रम आप बना रहे हैं उसमें कितना खर्च आना है, उस बात को भी ध्यान में रखना है। सो आप एज ए स्कूल इंस्टीट्यूशन जो भी पाठ्यक्रम बना रहे हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि उसमें कितना खर्च होना है और आप और वो खर्च कहाँ से मीट आउट होगा। सो फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी को ध्यान में रख करके ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। ये एक आदर्श तरीका है पाठ्यक्रम निर्माण का। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत एंथुसियास्टिक होकर करके कोई पाठ्यक्रम बना लेते हैं और बाद में हमें पता चलता है कि इसमें तो बहुत कॉस्ट इन्वॉल्व्ड है और बाद में फिर वो फेलियर हो जाता है। तो जब हम पाठ्यक्रम का निर्माण करें, पाठ्यक्रम को हम डिज़ाइन करें या पाठ्यक्रम को जब बनाएँ, तो उसी समय इन इन सारी पॉइंट्स को, इन सारे बिंदुओं को ज़रूर ध्यान में रखें, जो कि आपको एक अच्छे पाठ्यक्रम के सफल होने के लिए बहुत आवश्यक है। इसके अलावा कुछ चरण हैं, कुछ स्टेप्स हैं जो कि पाठ्यक्रम निर्माण में शामिल किए जाते हैं। सो बेसिकली 4 स्टेप्स हैं पाठ्यक्रम निर्माण के लिए और इन 4 स्टेप्स को हम एक साइक्लिक प्रोसेस भी कहते हैं। सो ऐसा नहीं है कि वो 4 स्टेप्स खत्म हो गए। कई बार वो साइक्लिक इसलिए कि कई बार फिर से हम लोग लास्ट स्टेप से फिर से फर्स्ट स्टेप तक को शुरू करते हैं। सो ये 4 स्टेप्स हैं: एनालिसिस, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन।
So these are the four basic, yeah, it could be steps, it could be stages also. This can be considered as stage as well. So ये 4 स्टेप्स हैं. So पहला जो है वो एनालिसिस है, जिसमें हम लोग एजुकेशनल गोल्स, ऑब्जेक्टिव और कंटेंट ऑफ द करिकुलम को हम लोग एनालिसिस करते हैं. तो अगर हम उसका किसी भी पाठ्यक्रम का अगर हम विश्लेषण ही नहीं करेंगे कि उसका क्या एम्स है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, क्या कंटेंट होना चाहिए, तो अच्छा पाठ्यक्रम नहीं बन सकता है. तो सबसे पहले आवश्यक है कि हम इसका एनालिसिस का मतलब है कि इसका पाठ्यक्रम का विश्लेषण करें, उसके एम्स के बारे में बात करें, उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें, उसके गोल्स के बारे में बात करें, उसके कंटेंट के बारे में बात करें. तो ये विश्लेषण का हिस्सा है. दूसरा है डिजाइन. तो किस तरीके से पाठ्यक्रम को डिजाइन करना है, क्या उसके लर्निंग एक्सपीरियंसेस होंगे, कैसे होंगे, कहाँ होंगे, वो इसमें आता है. सो पाठ्यक्रम डिजाइन जो ये दूसरा है. तीसरा जो है इम्प्लीमेंटेशन. सो कहाँ पे उसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे उसको क्रियान्वित करेंगे, जिससे कि स्टूडेंट्स को मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो लर्निंग अपॉर्चुनिटी है उसको मिल सके. सो वो तीसरा है. और लास्ट में है असेसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द एजुकेशनल एक्सपीरियंस इन अटेनिंग द गोल्स. सो जो लास्ट वन है कि हम इसमें पाठ्यक्रम का मूल्यांकन भी करते हैं कि जो हमने सबसे पहले जो हम लोगों ने लर्निंग आउटकम्स प्लान किए थे, जो डिजायर्ड लर्निंग आउटकम्स को के बारे में हम लोगों ने जो सोचा था, जो लर्निंग एम्स थे और जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या वो अटेन हुए हैं कि नहीं हुए. सो चौथा जो है इवेल्युएशन, जिसमें हम लोग उसको इवेल्युएट करते हैं. और अगर लगता है कि जो हमने सोचा था उस तरीके से अचीव नहीं हो पाया है, तो फिर से हम इसको एनालिसिस पे जाते हैं. फिर हम इसका विश्लेषण करेंगे, कहाँ मॉडिफिकेशन की जरूरत है, कहाँ बदलाव की जरूरत है. शायद इसीलिए इसको हम एक साइक्लिक प्रोसेस भी कहते हैं. सो अगर इस क्लास को अगर कंक्लूड करना है तो हम ये कह सकते हैं कि करिकुलम जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक प्राइमरली डिपेंड्स ऑन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट. तो एक का इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है. और इट डिपेंड्स ऑन द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द लर्नर एंड द सोसाइटीज एक्सपेक्टेशंस. तो मैं पहले ही स्लाइड में बात कर रहा था कि जब भी हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं तो पाठ्यक्रम का निर्माण एक बच्चे की आवश्यकता और समाज की आवश्यकता को ध्यान में रख करके करते हैं. सो हम यहाँ पे पाठ्यक्रम में इस बात को देखते हैं कि जो चीज़ें हमने बनाई थी वो दोनों की नीड्स को मीट आउट कर रहा है कि नहीं कर रहा है. और नहीं कर रहा है तो इसीलिए इसको साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं कि इवेल्युएशन के बाद फिर से हम उसको एनालिसिस करेंगे, उसका फिर से विश्लेषण करेंगे. और अगर जहाँ भी लगता है कि कुछ बदलाव की आवश्यकता है, कुछ मॉडिफिकेशन है या कुछ चेंज करना है, तो करिकुलम में इस तरह की आज़ादी होती है. इसीलिए हम बोल रहे थे कि पाठ्यक्रम जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जिससे जब भी आवश्यकता लगे कि किसी भी तरीके का बदलाव करना है, कुछ भी चेंज करना है, तो वो संभव हो सके. However, curriculum development is a cyclic process. Yes, it involves these four stages or steps: analysis, design, implementation, and evaluation. So I hope ये class clear होगी. Thank you.